हाय, आज मैं एक मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जिसे बिफोर आई गो टू स्लीप कहा जाता है को समझाने वाला हूं। स्पॉइलर आगे हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिस्टीन लुकास की खून भरी आंख के एक बेहद क्लोजअप से, जो एक 40 वर्षीय महिला है जो एक ऐसे बेडरूम में जागती है जिसे वह नहीं पहचानती। उसे नहीं पता कि वह कहाँ है और वह अपने आसपास की किसी भी चीज को नहीं पहचानती। उसे झटका लगता है जब वह महसूस करती है कि उसके बगल में बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी सो रहा है। वह बाथरूम जाती है और दीवार पर चिपकी हुई अपनी तस्वीरें देखती है जिसमें वह बहुत बड़ी दिख रही होती है। वह बिस्तर में उसके बगल में सो रहे आदमी की एक तस्वीर भी देखती है जिस पर लिखा है, बेन, आपका पति। इनमें से कुछ भी उसे याद नहीं आता। जब वह बेडरूम में उस आदमी से सामना करती है तो वह उसे बताता है कि वह उसका पति बेन है। वे दशकों से विवाहित हैं। वह उसे बताते हैं कि 10 साल पहले उसका एक भयानक कार्य दुर्घटना में होना हुआ था जिससे उसके मस्तिष्क को क्षति पहुंची। हर शाम जब वह सोने जाती है तो वह सब कुछ भूल जाती है। अगली सुबह बिना किसी याद के नए सिरे से जागती है। अपनी शुरुआती 20s से आगे के जीवन की कोई याद नहीं होती। बेन को हर सुबह वही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वह क्रिस्टीन को उनकी रोमांस और शादी की कहानी सुनाते हुए तस्वीरें दिखाता है। फिर बेन काम के लिए तैयार होता है और पास के स्कूल में पढ़ाने के लिए निकल जाता है। जब क्रिस्टीन घर में चारों ओर देखती है, एक न्यूरोलॉजिस्ट जिसका नाम नैश है घर पर फोन करते हैं। वह उसे सूचित करते हैं कि वह पिछले कुछ वर्षों से उनके इलाज में रही है। वह उसे अपनी अलमारी के अंदर छिपे हुए वीडियो कैमरा को खोजने के लिए कहते हैं। नैश क्रिस्टीन से कहते हैं कि बेन को कैमरे के बारे में न बताएं। वह उसे वीडियो देखने और उसे वापस कॉल करने के लिए कहते हैं। क्रिस्टीन अपनी वीडियो डायरी देखती है जिसे वह नहीं पहचानती। उसने पिछले 2 हफ्तों में एक वीडियो डायरी रिकॉर्ड की है जो उसने अब तक जो सीखा है उसे दर्शाने के लिए एक विस्तारित फ्लैशबैक को प्रेरित करती है। फिर वह नैश से मिलती है जो समझाते हैं कि वह बिना अपने पति की जानकारी के कुछ समय से उनसे मिल रही है। वह उसकी स्थिति से निपटने में उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। नैश आगे बताते हैं कि उसकी याददाश्त खोने की घटना 10 साल पहले हुई थी जब उस पर हमला हुआ था और उसे एयरपोर्ट होटल के पास मृत समझकर छोड़ दिया गया था। हालांकि वह बहुत भ्रमित है। उसके पति बेन ने कहा कि उसका एक कार दुर्घटना हुई थी। वह सोचती है कि बेन ने उससे उसकी अमनेसिया के कारण के बारे में झूठ क्यों बोला। नैश सुझाव देते हैं, शायद यह आसान है। नैश फिर उसे वहां वापस ले जाते हैं जहां हमले के बाद वह मिली थी, ये उम्मीद करते हुए कि इससे उसकी याददाश्त लौट आएगी। उसे हवाई अड्डे के पास पाया गया था। जिसने उसे पाया वह बताता है कि यह बहुत समय पहले की बात है। उसके शरीर पर खून से लथपथ पाई गई थी। वह नग्न थी सिवाय नजदीकी होटल की एक प्लास्टिक शीट के। वह सवाल करती है कि वह होटल में क्यों ठहरी हुई होगी, जिसे नैश ने सुझाव दिया कि वह किसी के साथ संबंध में थी। चिकित्सीय परीक्षा से संकेत मिला कि हमले से ठीक पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। उस शाम बाद में वह घर लौट आती है और अपनी नई खोज को रिकॉर्ड करना शुरू करती है। रात में जब वह सोती है तो फ्लैश कट स्मृतियां उभरती हैं उस पल की जब किसी होटल में उस पर हमला हुआ था। अगले दिन नैश उसे कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ तस्वीरें रैंडम ली गई थीं, अन्य उसकी फाइल से थीं। एक विशेष तस्वीर स्पष्ट न्यूरल उत्तेजना उत्पन्न करती है। एक लाल बालों वाली महिला जिसका नाम क्लेयर है की तस्वीर। घर पर जब वह बेन से इसके बारे में पूछती है तो बेन उसे बताता है कि क्लेयर उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जो दुर्घटना के बाद क्रिस्टीन की स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह विदेश चली गई है और क्रिस्टीन से संपर्क समाप्त कर दिया है। फिर बेन उसे क्लेयर के साथ तस्वीरें दिखाता है, यह कहते हुए कि उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए यह छिपा कर रखा। अगले दिन क्रिस्टीन को याददाश्त के झलक मिलते हैं और उसे याद आता है कि उसका एक बेटा था। वह गुस्से में बेन से उनके बच्चे को छुपाने के लिए सवाल करती है। हालांकि उसकी हैरानी के लिए बेन कहता है कि उनका बेटा जिसका नाम एडम था मेनिंजाइटिस से 8 साल की उम्र में मर गया था। वह उसे उस अनुभव के दर्द को फिर से महसूस करने से बचाने के लिए इन सभी रहस्यों को छुपा रहा था। इसके बाद रोते हुए वह इन दर्दनाक खोजों को रिकॉर्ड करना जारी रखती है। सोते समय क्रिस्टीन अपने बच्चे एडम की यादों से जूझती रहती है जो एक अजीब सपने में तब्दील हो जाती है। एक सपना जिसमें एडम उसे एक आदमी की खींची हुई तस्वीर देता है जिसके चेहरे पर निशान है। तस्वीर का नाम माइक रखा गया है। अगली सुबह वह नैश को बताती है कि उसे लगता है माइक का नाम था। उनके संबंध क्यों दूर हो गए इसका खुलासा करता है।
क्रिस्टीन के पति बेन और क्लेयर ने एक बार यौन संबंध बनाए क्योंकि वे क्रिस्टीन की याददाश्त खोने के दुख को साझा करते थे। बेन और क्रिस्टीन की शादी को इंटैक्ट रखने के लिए बाध्य महसूस करते हुए क्लेयर ने उनसे संपर्क खत्म कर दिया और उनकी जिंदगी से दूर हो गई। माफी मांगने के बाद क्लेयर क्रिस्टीन को बेन द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी देती है। बेन ने यह उसे तब भेजा था जब वे अलग हुए थे। उन्होंने क्लेयर से कहा कि अगर कभी क्रिस्टीन इसे पढ़ने के लिए ठीक हो जाए तो उसे दे देना। पत्र में बेन ने क्रिस्टीन से कहा कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी स्थिति के कारण उसे देखभाल केंद्र में रखना पड़ा। वह वहां खुश लग रही थी। उसने उनके बेटे आदम के लिए उसे छोड़ने का फैसला किया। आदम उसकी स्मृति खोने को समझ नहीं पा रहा था और उससे डरने लगा था। बेन ने माना कि आदम की खातिर उन्हें उसे छोड़ना पड़ेगा और वह उससे विनती करता है कि वह समझे। इस पत्र को पढ़ने के बाद क्रिस्टीन समझती है कि बेन के लिए उसकी याददाश्त खोने की स्थिति को संभालना कितना मुश्किल था। उसके प्यार और देखभाल के लिए आभार स्वरूप क्रिस्टीन एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह कहती है कि बेन उसका प्रेमी और संरक्षक है और वह उसके साथ जीवन बनाना चाहती है। रात में वह निर्णय लेती है कि वह बेन को वह वीडियो देखना देगी जो उसने डिजिटल कैमरा पर बनाई है। वह उसे यह भी बताती है कि वह काफ़ी समय से नैश से मिल रही है। वह मानती है कि उसने पहले बेन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब वह पूरी तरह उस पर विश्वास करती है। हालांकि बेन गुस्से में क्रिस्टीन पर नैश के साथ संबंध होने का आरोप लगाता है। वह उसे मारता है और बाहर चला जाता है। फोन पर क्रिस्टीन क्लेयर से बात करती है कि अभी क्या हुआ। क्लेयर भ्रमित है क्योंकि वह बेन को जानती है और वह एक बहुत अच्छे सज्जन है। वह उसे कभी इस तरह नहीं मारेंगे, इसलिए क्लेयर बेन को कॉल करने का निर्णय लेती है। कुछ पल बाद क्लेयर ने क्रिस्टीन को फिर से फोन किया। वह क्रिस्टीन को बताती है कि बेन का दावा है कि उसने क्रिस्टीन को 4 सालों से नहीं देखा है। क्लेयर क्रिस्टीन से कहती है कि वह उस बेन का वर्णन करे जिसके साथ वह रह रही है। क्या उसके चेहरे के दाहिने तरफ एक निशान है? वह बेन की तस्वीर देखती है, कोई निशान नहीं। उस पल उन्हें एहसास होता है कि जिसके साथ वह रह रही है वह बेन नहीं है। शादी की फोटो नकली है। क्रिस्टीन तुरंत घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे बेहोश कर देता है। अगले सुबह क्रिस्टीन फिर से बिना यादों के जागती है। वह कैमरा देखती है और उसमें अपनी एंट्री देखती है जिसमें वह कह रही है कि वह बेन से प्यार करती है और उसके साथ जीवन बनाना चाहती है। बेन क्रिस्टीन को फोन करता है और उसे पैक करने के लिए कहता है कि वे उस रात यात्रा पर जा रहे हैं। उस रात बेन उसे एक होटल में ले जाता है जहां उसे पाया गया था। होटल के कमरे में उसे 10 साल पहले क्या हुआ था उसकी कुछ झलकियां मिलती हैं। वह बताता है कि वह माइक है, वह आदमी जिसके साथ उसका संबंध था। फिर क्रिस्टीन को याद आता है कि माइक चाहता था कि क्रिस्टीन उनके संबंध को बेन के सामने उजागर करे, लेकिन क्रिस्टीन ने इनकार कर दिया। उनकी बहस का अंत माइक के क्रूरता से क्रिस्टीन पर हमला करने पर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी स्मृति लोप हो गई। वह अनजाने में यह भी खुलासा कर देता है कि क्रिस्टीन का बेटा एडम अभी भी जीवित है। क्रिस्टीन के लिए अपने प्यार की घोषणा करते हुए माइक उसके कैमरे पर वीडियो को हटा देता है और कहता है कि वह अब बेन का हिस्सा निभाने में रुचि नहीं रखता। वह क्रिस्टीन से कहता है कि वे साथ रहेंगे या कोई नहीं रहेगा। फिर से एक संघर्ष होता है, लेकिन इस बार क्रिस्टीन माइक को बेहोश कर देती है और भाग जाती है। वह होटल से भागते समय एक होटल फायर अलार्म बजा देती है और एम्बुलेंस में इंतजार करते हुए कैमरा पर अपनी कहानी बताते हुए देखी जाती है। क्रिस्टीन अस्पताल के बिस्तर पर जागती है और इस बार नैश उससे एक दोस्त के रूप में मिलने आता है, न कि उसके चिकित्सक के रूप में। वह उसे आश्वस्त करता है कि उसकी स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति माइक गिरफ्तार हो चुका है। वह क्रिस्टीन को बताता है कि उसके आगंतुक आए हैं और उसे आशा है कि यह मुलाकात वह सफलता प्रदान करेगी जिसकी उनका इंतजार था। वास्तविक बेन क्रिस्टीन से मिलने आते हैं और उनके साथ कोई और भी है, एडम, उनका बेटा, जो कभी मेनिंजाइटिस से नहीं मरा था। जैसे ही वह एडम को अपने कमरे में प्रवेश करते देखती है, उसकी यादें लौट आती हैं। खुशी से भरे आंसुओं के साथ दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है। अब विवरण के लिए मैं फिल्मों में हुई घटनाओं से पहले की घटनाओं का क्रम समझाऊंगा। 1999 में क्रिस्टीन और बेन की शादी हुई, लेकिन यह बेन नहीं, असली बेन। अगस्त 1999 में उनका बेटा एडम पैदा हुआ। 4 साल बाद 2003 में क्रिस्टीन का माइक के साथ संबंध हो गया। माइक चाहता था कि क्रिस्टीन उनके संबंध को बेन के सामने उजागर करे, लेकिन क्रिस्टीन ने इनकार कर दिया और उनके वाद विवाद का अंत माइक ने क्रिस्टीन पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे उसे अपनी स्थिति के कारण भूलने की बीमारी हो गई। बेन ने उसे एक वयस्क
सामुदायिक देखभाल केंद्र में रखा और उसका बेटा एडम रोज उसे देखने आता था, लेकिन उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी क्योंकि उन्हें उसे उसकी पहचान रोजाना याद दिलानी पड़ती थी। इस दौरान उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्लेयर ने परिवार की मदद की और बेन के करीब आ गई। एक दिन बेन और क्लेयर का एक बार का यौन संबंध हुआ क्योंकि उन्होंने क्रिस्टीन की यादों के नुकसान पर साझा दुख महसूस किया। दोषी महसूस करते हुए क्लेयर ने उनके जीवन से दूर रहने का निर्णय लिया। कुछ सालों बाद भी क्रिस्टीन की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। बेन अब और नहीं चल सका। उनका बेटा एडम बहुत ही दुखी हो गया। इसलिए 2009 में वैन और एडम ने एडम के भले के लिए क्रिस्टीन को छोड़ दिया। उन्होंने उसे देखभाल केंद्र में छोड़ दिया और अब उसे देखने नहीं गए। माइक ने इस मौके का फायदा उठाकर खुद को उसके पति के रूप में छुपा लिया। माइक ने बेन के हस्ताक्षर की जालसाजी की और उसे अपने घर ले गया। 4 साल तक उसे यह सोचकर धोखा दिया गया कि वह उसका पति है, जब तक कि एक दिन वह डॉन ऐश से नहीं मिली, जिन्होंने उसे हर दिन अपनी सोच और प्रगति रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा दिया। इसके बाद जो होता है वे घटनाएं हैं जो आपने फिल्म में देखी और यही मेरी फिल्म के लिए व्याख्या है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक दें।